अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है इकलौता। राइटर नज़ीर फ़ातिमा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। पंजाबी की एक मशहूर कहावत है कि कभी कोई अकेला और तन्हा ना हो। बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है। मैं तो ये कहता हूँ कि कल्ला पुत्र यानी इकलौता बेटा भी किसी का ना हो, ख़ास तौर पर वो बेटा जो 7 बेटियों से छोटा हो। मैं सरमद हूँ, फजल दाद का इकलौता सपूत, मेरे बचपन से लेकर अब तक, जबकि मेरे दोनों बेटे भी शादी की उम्र को पहुँच गए हैं। बहनों के हाथों मेरी कैसे कैसे दुर्गत बनी है मत पूछें। बचपन में मेरा मुँह चूम चूम कर मेरे चेहरे का गोश्त तक घिसा दिया। आज तक मेरे चेहरे पर मांस नहीं आया। सारा सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरते हैं कि मेरे साथ के लड़के फुटबॉल के पीछे भागने लगे तो मैंने पाँव पाँव चलना सीखा। वो भी अल्लाह भला करे मेरी दादी का, जिन्होंने रौला मचा कर मुझे इनकी गोदों से नीचे उतरवाया था। जब तक मैं जवान हुआ मेरी सातों बहनें शादीशुदा हो चुकी थी। जब मैंने कमाना शुरू किया तो समझो मेरी बहनों की लॉटरी निकल आई। वो अपनी बहुत सी ज़रूरतों के लिए मेरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा ले उड़ती। इसके लिए उन्होंने बाकायदा बारियां लगा रखी थी। जैसी मेरी तनख्वाह आती, मेरी वो बहन जिसकी इस महीने बारी होती अपने किसी मसले के साथ आ मौजूद होती। किसी की छत टपकने लगती, किसी की पानी वाली मोटर जल जाती। अब्बा को जब इनकी इस कार्रवाई का अदराक हुआ तो वो कमर कसकर मैदान में आ गए। तनख्वाह मिलते ही मेरी सारी तनख्वाह अपने कब्ज़े में ले लेते और मुझे खर्चा देकर बाकी बचत के खाने में डाल देते। ये बात मेरी बहनों को बहुत ही नागवार गुजरी। अम्मा, कभी कभी तो हमें लगता है हम अब्बा की सौतेली बेटियाँ। क्या था जो सरमद हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देता था। हम बहनें हैं इसकी, हक बनता है हमारा इस पर। बहनों ने हाथ नचा नचा कर अम्मा से शिकवा किया। वो कहते हैं शादी के बाद तुम लोग अपने शौहरों की जिम्मेदारी हो, बाप और भाई की नहीं। तुम्हारे शौहर जितना कमाते हैं भाई, तुम लोग उसी में गुजारा करना सीखो। अब्बा तो हमें वैसे ही एक आँख देखना पसंद नहीं करता। बड़ी आपा ने लम्हों में अब्बा की सारी मोहब्बतों को भुला दिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। शादी से पहले कैसे तुम लोगों के लाड और चाव से रखा हुआ था। हमेशा उन्होंने तुम लोगों को अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे घरों में तुम लोगों की शादियां भी कर दी। मगर तुम लोगों ने तो रोज़ का तमाशा ही बना लिया। इसलिए तुम्हारे अब्बा ने ये कदम उठाया है। तो सरमत के कौन से बच्चे हैं जिन पर इसे खर्च करना है? अभी नहीं है ना, शादी करेंगे तो बच्चे भी हो जाएंगे। बस तुम लोग इसकी कमाई पर नियत ना लगाया करो। बात बनती ना देकर सातों ने खामोशी इख्तियार कर ली। मेरी सब बहनों की शादियां भरे पूरे घरों में हुई थी, जहां वही सास नंदों की रिवायती चपकले शाम थी। जब घर में मेरी शादी का जिक्र शुरू हुआ तो सातों मैदान में उतर आईं। किस्सा ये था, इन सब की कोई ना कोई नंद कंवारी थी और हर कोई ये चाहती थी कि मेरी शादी उसकी नंद से हो, ताकि वो इसकी नंद बनकर गिन गिन कर बदले ले सके और अपने ससुरालियों को नाको चने चबवा सके। बहनों को रोते देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं सातों की नंदों से शादी ही कर लूँ, सबका भला हो जाएगा। मगर ऐसा मैं सिर्फ सोच ही सकता था कि अव्वल तो 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं थी, दूसरे अब्बा को इन जंजालपुरों से लड़की अपने घर में नहीं लानी थी। इन सब की उम्मीदों पर 100% पानी उस वक्त फिरा जब अब्बा शहर गए और अपने कज़न की पढ़ी लिखी सुलझी हुई बेटी से मेरी बात पक्की कराए। अम्मा को तो बहुत शौक़ था, सो वो अब्बा की खुशी में शरीक हो गई। आपाओं को खबर हुई तो इकट्ठी आकर यूँ रोईं जैसे खुदा न खास्ता किसी की मौत हो गई हो। इनको देखकर फिर जो अब्बा को जलाल आया तो पूरा घर हिल गया। तुम लोग क्या मेरे घर नहुसत फैलाने आ गई हो? मेरे इकलौते पुत्र की शादी तय हुई है और तुम लोगों ने रोना पीटना डाल दिया। निकलो यहाँ से, शाम तक मुझे तुम में से एक भी यहाँ नज़र ना आए। अगर तुम लोग मेरे पुत्र की शगन में खुशी खुशी शरीक होना चाहती हो तो मंगनी में आना, कोई ज़रूरत नहीं वरना इधर का रुख करने की। रखना डालने वालों की तो मैं टांगे तोड़ दूँगा। अब्बा से कुछ बईद ना था, वो वाकई टांगे तोड़कर हाथों में पकड़ा देते। इस धमकी के बाद तो सब ने अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन मेरी बीवी मतलब होने वाली से दिल ही दिल में बैर बांध लिया और इसे 8-8 आंसू रुलाने का तहैया भी कर लिया। मेरी मंगनी से शादी तक उन्होंने मेरी बीवी को तंग करने के जो मंसूबे बनाए, इनमें से एक आध कभी कभार मेरे कानों में पड़ जाता तो मैं परेशान हो जाता। बदला लेने के हवाले से उन्होंने जो फहरिस्त बना रखी थी, पहले नंबर पे था कि वो इसकी बरी के लिए एक से एक घटिया जोड़ा ख़रीद देंगी, इसके जहेज़ में नुक्स निकाल लेंगी। मगर वो भूल गई थी कि अब्बा इन सब के बाप हैं। इस वक्त इनको मुँह की खाना पड़ी जब अब्बा ने बरी बनाने की जिम्मेदारी उनको दी ही नहीं। वो शहर जाकर नादिया यानी मेरी मंगेतर के हाथ पर पैसे रखाए कि अपनी मर्ज़ी से कपड़े ख़रीद ले। जहेज़ के अब्बा वैसे ही बड़े ख़िलाफ़ थे। अपनी बेटियों को तो उन्होंने हस्बे हैसियत जहेज़ दिया था,
जहाँ उनकी बेटियाँ ब्याही गई थीं वहाँ के लोगों की सोच अब्बा जैसी नहीं थी। अब अपने बेटे की दफ़ा तो अपनी मनमानी कर सकते थे ना, सो उन्होंने की। घर में अल्लाह के फजल से हर चीज़ मौजूद थी। अब्बा ने मेरे कमरे में नया फर्नीचर, कालीन, पर्दे डलवा कर कमरा शादी तक लॉक कर दिया। ए सरमत, तू तो अभी से हम बहनों को भूल गया? बीवी के आने के बाद तो हाथ से पकड़कर घर से ही निकाल देगा। मैं दफ्तर से वापस आकर अभी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था जब दफ्तर में सहन में बैठी आपा टसवे बहाने लगी। आपा, मैंने आपको देखा नहीं था, मैं फ़ौरन इनके पास जा बैठा। हाँ, अब तो तेरी आंखों में तेरी होती सोती बसती है, हम तुझे कहाँ नज़र आएंगे। मेरी वजाहत पर उनके दुख में मज़ीद इजाफा हो गया। मज़ीद वजाहतों पर उनके दुख ने 180 की स्पीड पकड़ ली, जिसे ब्रेक अब्बा की खनकारने लगाई। इसी तरह हालात का सामना करते हुए शादी का दिन आन पहुंचा। मैं बहुत डरा हुआ था। आपाओं के रवैये ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि आइंदा मेरे साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। मेरी बारात जाने लगी तो साथ तो बाग फड़ाई के बजाय बाग के साथ लटक ही गई, जिस पर घोड़ी ने बुरा मनाकर इधर उधर उछलना शुरू कर दिया। घोड़ी के उछलने से डर कर जो भागी तो बाग फड़ाई में बदली और मैं नीचे गिरने से बाल बाल बचा। खैर, उनके हर नखरे तखरीबी मंसूबों के बावजूद नादिया मेरे साथ रुखसत होकर घर आ गई। और कुड़ियों, अब कोई और रखना ना डालना, नादिया को कमरे में छोड़ कर आओ, थक गई होगी बेचारी, थोड़ा आराम ही कर ले। अब्बा को बहू पर बड़े ही लाड आ रहे थे, वो सब मुँह बसोर कर इसे कमरे में छोड़ आई। नादिया बहुत अच्छी लड़की साबित हुई। अब्बा तो वैसे ही इस पर जान छिड़कते थे। अम्मा भी इसके साथ बड़ा घुल मिल कर रहती थी, मगर जब उनकी बेटियां आ जाती तो अम्मा के ऐसे कान भरती कि उनकी बहू की नादीदा खामियां भी नज़र आने लगती तो वो तंज का एक आध तीर बरसा ही देती। नादिया ने समझदारी से हालात का तज्जिया करके लाइहा अमल अपनाया था, लिहाजा जब ऐसी सूरत हाल पेश आती तो वो खामोश हो जाती। बाद में अम्मा को अपने तर्ज अमल पर अफसोस होने लगता कि उन्होंने नाहक ज़्यादती की। अपनी ज़्यादती की तलाफ़ी में वो और मीठी हो जाती और नादिया के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने सूरत हाल पर काबू पाया। बेटियों की बातें सुन लेती, बहू को कुछ ना कहती। कहती भी क्यों, नादिया ने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। हम आ जाएं तो तेरी बीवी की जान निकलने लगती है। 2 बज रहे हैं, अभी तक सब भूखे बैठे हैं, खाने का कोई नामो निशान नहीं। आपा ने मेरी क्लास ली। ना तुम सब अपने हाथ पैर अपने घरों में छोड़ आती हो जो खुद उठकर कुछ नहीं कर सकती। नादिया की कुछ मदद ही कर दो, बेचारी कब से अकेली लगी है। नादिया जब से उम्मीद से हुई थी, अब्बा के लाड और बढ़ गए थे। अब भी मेरे बोलने से पहले उनकी झिड़की सुनाई दी तो वो जो चारपाई पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी, यूं उठी जैसे सांप देख लिया हो। अब्बा को घर से बाहर जाते देखकर तो उन्होंने दिल की भड़ास निकालना चाहिए थी, न जाने वापस कैसे आ गए थे। नादिया पुत्र, बस कर अब, ये रोटियां मैं तंदूर से ले आता हूँ। वापस आकर अब्बा ने रोटियों वाला लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। देखा अम्मा, अपने शौहर को तेरे लिए तो तीला तोड़कर दोहरा ना किया और अब बहू के लिए रोटियां बाजार से ले आए। हमारे होते हुए बाजार की रोटी ना खाई अब्बा ने। मंजलिया आपा ने अम्मा को भड़काया। तेरे अब्बा के लिए वो रोटी घर पर ही बनाएगी। अम्मा ने कोई ख़ास नोटिस ना लिया। अम्मा तू भी? सबकी सब अम्मा के यूँ पार्टी बदल लेने पर तड़प ही उठी। हाँ तो वो दूसरे जी से है, सालन और मीठा इसने घर पे बना लिया। अब तुम सातों इकट्ठी आ गई हो। सातों के कुल मिलाकर 21 तो बच्चे हैं, वो कैसे इतनी रोटियां पकाए। ख़ुद तो तुम में से कोई उठकर पानी भी नहीं पीती। हम तो इसका ख्याल करेंगे ना, आखिर का वो हमारे बेटे की औलाद को जन्म देने वाली है। अम्मा की गिनती पर सबसे छोटी आपा भड़क गई। तौबा अम्मा, तू तो गिन गिन कर बताने लगी, अब हम बोझ हो गए। सातों के आंसू पलकों पर आंदो के। सातों एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि किसी एक के आंसू गालों पर फिसलें तो इनके भी आंसू आज़ाद हों। तुम बेटियां हो इस घर की, बोझ क्यों? पर धियो, इसका भी तो ख्याल करना चाहिए ना, आखिर वो भी इंसान है। जब तक वो फारिग नहीं हो जाती तुम लोग एक एक करके आया करो। अगर इकट्ठी आओ तो फिर काम मिलकर कर लिया करो। सातों के आंसू बैक वक्त गालों पर फिसले और सिसकियाँ होठों की कैद से आज़ाद हो गई। तुम लोगों को क्या हुआ? अब्बा कमरे में आए। इनको देखकर सातों के बहते आंसू यूँ खुश्क हुए जैसे भारत ने डैम बनाकर हमारे दरियाओं को खुश्क कर दिया है। कुछ नहीं अब्बा, ऐसी दादी मरहुमा याद आ रही थी। मैं अब्बा की सेहत और दराजी उम्र की दुआ मांगा करता था कि वही थे जो मेरी अथरी बहनों को काबू करते थे। एक दफ़ा मैंने किसी बात पर नादिया की हिमायत कर दी, जिस पर सातों ने मेरे इतने कान खींचे कि मुझे यकीन हो गया कि आज या तो मेरे कान अलग होकर उनके हाथों में चले जाएंगे या हाथी की तरह पंखे की सूरत तो ज़रूरी इख्तियार कर लेंगे। इसके बाद मैंने तौबा की कि इनके सामने कभी नादिया की तरफदारी नहीं करूँगा। जब भी मैं अब्बा की गैर मौजूदगी में बहनों के हत्थे चढ़ जाता तो अपनी बीवी के बारे में इनकी लिन तरानियाँ चुपचाप
सुनता रहता। बाद में नादिया से माजरत करता तो वो हंसकर टाल देती, कोई बात नहीं, वैसे भी बड़े बड़े कानों वाला सरमद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो कहती और हम दोनों हंस पड़ते। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता कि नादिया आम औरतों की तरह अनापरस्त नहीं थी, वो बहुत समझदार थी। इसे मालूम था कि अपनी नंदों को कैसे काबू करना है, सो कामयाबी से उनके साथ निभा कर रही थी। तीसरे नंबर वाली आपा को बात का बतंगड़ बनाने में कमाल हासिल था। एक दिन वो घर आई तो अब्बा बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सफ़ेद साफे से मुंह ढांप रखा था। उन्होंने सलाम किया तो जवाब नदारत। वो चीख मार कर बैन करने लगी, हाय अब्बा, तू हमें छोड़ के चला गया। हाय देखो, सब अपने अपने घरों में हैं, मज़े में हैं। हाय देखो, दोनों मियाँ बीवी दिन दहाड़े अपने कमरे में घुस कर बैठे हैं और मेरा अब्बा अकेले पड़ा पड़ा मर गया। हाय अब्बा, हाय अब्बा। उन्होंने मुझे और नादिया को यूँ लताड़ा जैसे मलकल मौत हम दोनों के पास आया था और हमने इसे अब्बा की जान निकालने की इजाज़त दे दी। मैं, नादिया और अब्बा भागकर बरामदे में पहुँचे। हमारा दिल बुरी तरह धड़क रहा था इससे पहले कि सूरत हाल को समझते। हाय अब्बा करके रोती हुई आपा के मुंह से हाय अम्मा की ज़ोरदार आवाज़ निकली। अब्बा की लाठी दूर से उनके बाजू में पड़ी थी और तकलीफ़ की वजह से उनका राग यानी बीन बदल गया था। क्या मजाल है, 2 घड़ी आराम कर ले बंदा, मैं सो रहा था, मरा नहीं था, अब्बा ने कड़े तेवरों से कहा। हाय अब्बा सो रहे थे तो बता नहीं सकते थे, लेके मेरे इतने आंसू ज़ाया करवा दिए। उन्होंने बाजू सहलाया, गोया इन्हें अब्बा के ज़िंदा होने की खुशी से ज़्यादा अपने आंसुओं के ज़ाया होने का गम हुआ था। ना, अब मैं क्या अपने सिरहाने बैनर लगवा लूँ कि मैं सो रहा हूँ, मरा नहीं। हद होती है भाई बेवकूफ़ी की। अब्बा उठ खड़े हुए। हमारे यहाँ पहले बेटे की विलादत हुई तो अब्बा खुशी से अल्लाह के हजूर झुक गए। मिठाई बांटी, मेरे बेटे की सातों फुप्पियाँ एक एक माशे की सोने की अंगूठियाँ लाईं और बदले में आधे आधे तोले के झुमकों की फरमाइश कर दी। अब्बा तो सुनते ही भड़क उठे, तुम लोग अपनी अपनी लाई हुई मुंदरियाँ वापस ले जाओ, तुम लोगों के लिए 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से लाए जाएं? अब्बा ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा, मगर अम्मा इस दफ़ा बेटियों के साथ थी, भरी पूरी ससुराल में रहती हैं, भाई के बेटे की विदाई तो बनती है ना। न कैसी वदाई, चलो छोड़ो, आधे तोले की ना सही, कुछ हल्का फुल्का ही सही, पर सोने की चीज़ इन लोगों का हक बनती है। सो मरते क्या ना करते, जैसे तैसे पूरा कर दिया गया। फिर मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। मैं इसी तरह अपनी बहनों से दुर्गत बनवाता रहा और मेरे बेटे मूसा और हारून अपनी तालीमी मदारज तय करते रहे। जब मेरे दोनों बेटे आगे पीछे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो मेरी आपाएँ, जो मेरी दुर्गत बनाते वक्त पक्की इत्तेहादी होती थी, इनमें फूट पड़ना शुरू हो गई। वजह थी मेरे बेटे। जी आप ठीक समझे, मेरी हर बहन ये चाहती थी कि मैं अपने बेटों के लिए इसकी बेटी लूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरी सब बहनें मुझसे बड़ी हैं तो इनकी बेटियां मेरे बेटों की हम उम्र कैसे हो गई। तो इत्तला अर्ज़ है कि मेरी हर आपा के बच्चों की तादाद 7 से 8 अदद है। लिहाजा उनके आखिरी 2-2 बच्चे मेरे बेटों के हम उम्र या इनसे थोड़े छोटे थे। लिहाजा हर किसी की कोशिश थी कि वो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाए। इस चक्कर में वो एक दूसरे की वो बुराइयां बयान करती कि मैं हैरान रह जाता। वो सब शायद ये बात भूल गई थी कि हमारे अब्बा भी ज़िंदा हैं, जिन्होंने कभी मेरे साथ ज़्यादती नहीं होने दी, तो मेरे बेटों के साथ भला कैसे होने देंगे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। मैं अपने बेटों के लिए सबसे पहले अपनी भांजियों के बारे में ही सोचता। आखिर बहनों का भाइयों पर बहुत हक होता है। मगर बात दरअसल ये थी कि इन सब की बेटियां एक से बढ़कर एक शौखियाँ और ज़ुबान दराज थीं। रो पीट कर मैट्रिक, FA किया और समझो तालीम मुकम्मल। बाकी का सारा वक्त घरेलू सियासतों, चुगलखोरी में गुजरता। मेरी आपाओं का कहना था कि इनकी बेटियां अपनी चंडाल फुप्पियों पर गई हैं और इनकी नंदों के ख्याल में पूरी की पूरी अपनी माओं पर पड़ी थी। ऐसे मौक़ों पर मेरी बहनों की नंदे पंजाबी की कहावत बावाज़े बुलंद दोहराती थीं, जैसी माँ वैसी बेटी। शुक्र है रब ताला का, मेरे बेटे मुझ पर नहीं बल्कि अपने दादा पर पड़े थे, मामला फ़हम और निडर। जब मेरी बहनों का तकाजा हद से बढ़ने लगा तो अब्बा ने अपने पोतों के साथ एक खुफिया मीटिंग की, जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में ख़बर हुई। अचानक मेरे बेटों की मोहब्बत अपनी फुप्पियों के साथ दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो इनके साथ राजदारी से खुसर फुसर करते, मैं या नादिया जाते तो खामोश हो जाते। ये सूरत हाल मुझे और नादिया को हौलाने लगी। सरमत, अपने बेटों को कंट्रोल करो, अगर उन्होंने अपनी किसी फुप्पी ज़ात को पसंद कर लिया ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। वो आंसू पोंछती और मैं खामोश रहता और दिल ही दिल में नादिया से कहता, अगर ऐसा हो गया तो इसे अपनी जान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपाओं की राज दुलारियों ने इसकी जान खुद ही निकाल लेनी थी। मैं और नादिया जल जल कर खाक हो रहे थे और अब्बा का इत्मीनान काबिल दीद था। मुझे हैरत का शदीद तरीन झटका, बल्कि झटके तब लगना शुरू हुए जब 6 माह बाद बारी बारी बड़ी तीनों बहनों ने अपनी इन बेटियों की मंगनियाँ अपनी ससुराल में कर दी।
जिसके लिए वो मूसा हारून को दामाद की हैसियत से पसंद कर चुकी थी। इसके बाद बाकी चारों भी बहाने से सुना गईं कि वो भी अनकरीब अपनी बेटियों की बात अपने ससुराली रिश्तेदारों में पक्की कर देंगी। मैं जो इस मसले को लेकर बहुत ही परेशान था, इस काया पलट पर हैरान ही रह गया। अब्बा जी, ये आपाओं को क्या हुआ? हम सब रात को इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे। अम्मा जल्दी सोने की आदी थी, वो अपने कमरे में जा चुकी थी। तो सारी उम्र लगा रहता तो भी इस मसले को हल नहीं कर सकता था, और मैं तेरे साथ कोई ज़्यादती होते देख नहीं सकता। ये मेरे दोनों शेर बिल्कुल मुझ पर गए हैं। इनसे पूछ लेना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अब्बा ने मूसा और हारून के कंधों को थपकी दी। बाबा दोनों ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। उफ, बहुत एक्टिंग करना पड़ी हम दोनों को। मूसा मुस्कुरा रहा था, हालांकि आप और अम्मी हमसे नाराज़ रहने लगे थे कि कहीं हम फुप्पियों के दामाद ना बन जाए। हारून माँ के बराबर जा बैठा। मगर ये सब हुआ कैसे? नादिया अभी तक हैरान थी। दादा ने ये मिशन हम दोनों को स्पोर्ट किया था, सो हमने प्लान बनाया, जब भी कोई फुप्पी यहाँ आती हम इनसे खूब मोहब्बत जिताते और इनसे कहते, फुप्पो आप इतनी अच्छी हैं, हमारा बस चले तो आपकी बेटी से शादी करें। मगर आप हमारी अम्मी को तो जानती है ना, अव्वल तो वो मानेंगी नहीं, और मान भी गई तो आपकी बेटियों पर जुल्म ढाकर आपसे बदला लेंगी और आप तड़प तड़प कर ख़त्म हो जाएंगी। और दादा को भी आप जानती हैं ना, वो तो शुरू से अम्मी की साइड लेते हैं। वो सर हिलाने लगती। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। मूसा सांस लेने को रुका तो हारून शुरू हो गया। रिहाना और आलिया फुप्पो से हमने कहा कि आप यकीन करें, हमने खुद सुना। वो अम्मी से कह रहे थे कि आलिया और रिहाना की बेटियों से शादी करवा कर वो इनके बापों से बदला लेंगी जो इनका उधार लेकर खा चुके हैं। मैं भी अब्बा से बात करती हूँ। मेरी बात पर रिहाना फुप्पो उठने लगी तो मूसा ने पकड़ कर बिठा लिया और कहने लगा, क्या करती हैं फुप्पो? आपने ये सब इनसे पूछा? हमारा आपसे मिलना बंद कर देंगी, फिर आपको अंदर की खबरें मिलना भी बंद हो जाएंगी। हारून ने एक ठंडी सांस भरी थी। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग कर करके हमने काम करवाया। दोनों ने काला रखड़ाए। पर बेटा, वो मेरी बहन है, तुम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। आखिर में इनका इकलौता भाई था। हम जानते हैं भाई बहनों का मान होते हैं, लेकिन इस मान के नाम पर भाइयों की खाल तो नहीं खींचनी चाहिए ना। अपने हक का शोर मचाने के साथ साथ अपने फ़राइज़ पर भी नज़र रखनी चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। मूसा और हारून ने तसल्ली देने के अंदाज में मेरे हाथ दबाए। बाबा आप परेशान ना हो, अब हम आपके साथ हैं, अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हारून ने लाड से कहा। और ना ही अब कोई आपके कान खींच कर लंबे कर सकता है। नादिया ने लुकमा दिया तो सबका बुलंद कहकहा पड़ा। अब्बा जी हमेशा कहते थे कि मेरा पुत्र अकेला है, और अकेली तो लकड़ी भी नहीं जलती, इसलिए मैं हर मामले में अपने पुत्र के साथ खड़ा होता हूँ। और अब अब्बा जी ने मेरा साथ देने के लिए अपने दोनों पोतों को तैयार कर दिया था। मुझे उन पर टूट कर प्यार आ गया। दादा के तरबियत याफ्ता दोनों पोते मेरे दाएं बाएं यूँ सहारा बनकर खड़े थे कि मुझे लगा मेरा इकलौतापन हमेशा के लिए कहीं जा छुपा है। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हाफ़िज़।